हैं उस पे 2 पॉइंट मैं रखूँगा। और तीसरा जो मुद्दा ये है कि यहाँ काफ़ी कुछ बातचीत हुआ और मेरे ख्याल से वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ लोगों ने बोले हैं और उस पर मेरा जो कि मैं काफ़ी इस पे बोलना चाहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कहूँगा कि भाई मेरा पर्सपेक्टिव जो अब तक बातचीत हुआ है वो ये 1, 2, 3, 4 नंबर है। तो पहले यहाँ से शुरू करूँगा कि इस आंदोलन को कौन सी दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। इसका महत्व ये है कि पहले बार इस सरकार को ऐसे चैलेंज लोगों ने किया है जो और किसी ने चैलेंज नहीं किया है आज तक। वो मतलब सीए वाले को खैर बच गए कोविड के वजह से, तो उसको निपटा सकते थे। डिमोनेटाइजेशन और ये सब जो सवालें आए पहले, उनको पार करते हुए चले गए। इस बार जो है इतना आसान नहीं है। और ये आंदोलन जो है इसमें झलक मुझे कम से कम दिखाई देता है कि ये 1905 जो सोवियट्स थे रूस में, उस प्रकार के कुछ मतलब वहाँ जो चला उस समय, हालांकि उस समय 1905 में 1905 में वो हार गए, लेकिन काफ़ी मतलब उन्होंने चुनौती दिया रूस की सरकार को। उसमें से और इस आंदोलन में कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं। और 1930 में जो स्पेन में कैटलोनिया में जो संघर्ष हुआ 4 साल तक, उसमें भी जो झलक इसमें दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये आंदोलन जो है एक पूरे विश्व में एक राइटवर्ड स्विंग जो चल रहा है उसको चैलेंज किया है। हालांकि इसमें भी खामियां कुछ काफ़ी हैं, उसके बारे में मैं तुरंत नहीं बोलूँगा विश्लेषण, क्योंकि मैंने इसका इतना डीपली अध्ययन नहीं किया है। तो ये कहते हुए ये कहूँगा कि ये एक अब तक डिफेंसिव स्ट्रगल है, काफ़ी मिलिटेंट स्ट्रगल है, लेकिन डिफेंसिव स्ट्रगल है, क्योंकि सरकार ने जो हमला बोला है उससे बचने के लिए ये स्ट्रगल छेड़ा गया, लेकिन बहुत मतलब तौर तरीके से कर रहे हैं इसमें। और मेरा मतलब बधाई से ही ज़्यादा मेरे पास शब्द भी नहीं है बधाई देने के लिए। कहते हुए ये सब कहते हुए मैं ये कहूँगा कि जो मेरा समझ है इसमें 3 और तुरंत चीज़ों को जोड़ सकते हैं और बहुत प्रैक्टिकली जोड़ सकते हैं इसमें। वो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सेक्वेस्टर होता है, यानी कि वापस ले लिया जाता है। हम लोग जो छोड़ रहे हैं भारत में, भारत तो नंबर 3 या नंबर 4 मतलब देश है जिसके सबसे बड़े मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। 1 नंबर है चीन, उसके बाद यूएस, और अगर यूरोपियन यूनियन को एक एंटिटी करके अगर माना जाए तो वो 3 और हमारे 4 नंबर लगता है। अगर यूरोपियन यूनियन को अलग अलग देश करके हम समझते हैं तो हमारे नंबर 3 लगता है इसमें। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में भारत का काफ़ी बड़ा एक फुटप्रिंट है। अब जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं उसमें सिर्फ 10% जो है वो हम लोग वापस ले रहे हैं। और वो 10% जो वापस ले रहे हैं इसमें कुछ मतलब जंगल हमारे वापस ले रहा है, और कुछ जो हमारे फसलें हैं वो भी यही काम कर रहा है। और हमारे जितना मतलब कृषि क्षेत्र है वो उतना ही बड़ा है जितना चीन का और यूएस का है। हमारे मतलब भारत में 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एग्रीकल्चरल लैंड है, जबकि यूएस और चीन में भी उतना ही है। हालांकि यूएस और चीन का एरिया जो है भारत के एरिया से 3 गुना ज़्यादा है। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है एरिया में, यूएस भी 3 गुना बड़ा है, फिर भी हमारे पास उतना ही एग्रीकल्चरल लैंड है जितना चीन और यूएस के पास है। इसका एक बहुत पुराना मतलब कारण है,
वो है आप यू आर टॉकिंग अबाउट एरेबल लैंड। एरेबल लैंड। कल्टीवेटेड में तो नंबर ही कम, हाँ, कल्टीवेटेड लैंड में कल्टिवेटेड कुछ कम होगा लेकिन काफी है हमारा ज़्यादा है। उनसे, हाँ, चीन से। और वो है तिब्बत। अगर आप पूरे एशिया को देखेंगे ना, जो चीन और भारत के बहुत पुराने संस्कृति, संस्कार और एग्रीकल्चर और मतलब सिविलाइजेशंस जो हैं वो तिब्बत की वजह से है। सबसे महत्वपूर्ण नदियां जो हैं पूरे एशियाई में वो निकलते हैं तिब्बत से, और इसलिए वहाँ के पानी, मतलब वहाँ वो जो नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यांगसी कियांग, येलो रिवर, मेकॉन्ग, इरावदी वगैरह वहाँ से निकलते हैं। और इसलिए तिब्बत जो है वो भविष्य में एक बैटल ग्राउंड बनने वाला ही है, इसमें कोई मुझे कम से कम शक नहीं है। और सिर्फ पानी नहीं बल्कि वहाँ के जो मिट्टी है, सेडिमेंट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है ना, सबसे पुराने सिविलाइजेशंस यहाँ हैं चीन और भारत में, तिब्बत की वजह से देखा जाए तो, हिमालय के वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन में जो फसलें जो ले रहे हैं वापस, वो मतलब 4 में से 3 भाग जो है जो वापस ले लिया जा रहा है, वो 3/4 कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन जो है लगभग वो फसलों में हो रहा है, फॉरेस्ट में कम हो रहा है भारत में। अब सवाल तो सीधी सी है कि अगर कम है, इसका मतलब, हाँ, फॉरेस्ट कम है इसलिए कम ले रहा है। हाँ, इसलिए क्योंकि हमारा एरेबल लैंड बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इसलिए। अब भाई शहरों में जो कूड़ा कचरा हम बाहर फेंकते हैं तो उसके लिए हम टैक्स भरते हैं ना, उठा के ले जाने के लिए। तो फार्मर के मूवमेंट जो है वो मांग करना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल रेट पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मुआवजा दे दो, हम अच्छा काम कर रहे हैं ना, क्यों नहीं दे रहे हो? जब शहर में देते हो तो यहाँ गांव में क्यों नहीं देते हो? अब इसके आंकड़े जो हैं वो जो मतलब किस प्रकार से उसको अपडेट करना है मुझे, क्योंकि वो जो आंकड़े हैं वो थोड़े पुराने हैं, वो अपडेट जो 2-3 हफ्ते में कर दूंगा मैं, क्योंकि कैसे और कहाँ से निकालना है वो मैं जानता हूँ। करके उसको मैं पब्लिश करूँगा जर्नल में। अब तो ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बनता है इंटरनेशनल रेट पे। मैंने $100 पर टन कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा है, कहीं $10 ही दे रहे हैं, कहीं $260 दे रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मैंने एक मीन पकड़ा है, $100 पकड़ा है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा 260 $260 पर टन, कम से कम $10। कहाँ दे रहे हैं? हाँ, उनसे देश दे रहे हैं। नहीं, पर टन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कोई दूसरे देश दे रहे हैं। हाँ, यूरोप में ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो इंटरनली काउंट कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं उसके लिए कितना, इंटरनल अकाउंटिंग कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है पहले कंपनी भारत में, वो $10 पर टन कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से काउंट किए हैं, और ये भी 2-2.5 साल पुराने आंकड़े हैं। शायद अब कुछ ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो मुझे दोबारा वो पूरे सर्च करके मतलब अपडेट करना पड़ेगा ये चीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े जो हैं मैंने सरकारी वेबसाइट से और सरकारी सोर्सेज से लिया है जानबूझ के, ताकि कोई इसको डिस्प्यूट न करे। हालांकि ये बात नहीं कि सरकारी आंकड़े सब सही है, सही नहीं है। तो इसके पूरे मेथड जो है आपके पास है, वो कागज़ मैंने बांटा है, या अगर और किसी को चाहिए तो ईमेल पे भेज सकता हूँ मैं, या अगर आप घनश्याम से कॉपी के लिए मांगेंगे तो घनश्याम फोटोकॉपी करके आपको दे देंगे इस चीज़ को। दूसरी चीज़ है कि वायु प्रदूषण हमारे देश में काफ़ी बड़े मात्रा में है, और इस वायु प्रदूषण में 3 टाइप के जो
वायु प्रदूषण है वो उसके वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। वायु प्रदूषण के 90% वायु प्रदूषण जो बनता है वो शहरों में बनता है या ऐसे इंडस्ट्री जो ग्रामीण इलाके में हैं लेकिन शहरों के लिए वो बनाते हैं माल, जैसे कि पावर प्लांट। अब कृषि क्षेत्र को पावर जो मिलता है वो सिर्फ 17% पावर जो बनता है देश में कृषि क्षेत्र लेती है, बाकी सब शहर, ग्रामीण इलाके कम है ग्रामीण इलाके में, और जो इंडस्ट्री शहर के लिए माल बनाते हैं वहाँ। ये वायु प्रदूषण में 3 टाइप के चीज़ें हैं। एक है धूल, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एसिडिक गैसेस करते हैं, और तीसरा है ओजोन। ओजोन एक डायरेक्ट वायु प्रदूषण नहीं है, मतलब वो निकलता नहीं है ऊपर से। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके गाड़ी से भी निकलता, लॉरी से भी निकलता बहुत बड़े मात्रा में, और पावर प्लांट से भी निकलता। जहां भी आप अगर आप मतलब पराली जलाएंगे वहां से भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता। जो भी अगर आप जलाते हैं कुछ, तो हवा में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। और जहां भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और स्ट्रांग सनलाइट है, और हमारे देश में स्ट्रांग सनलाइट का कोई कमी नहीं है, ओजोन बनता है। ओजोन कहां से बनता है? हवा से। हवा में ऑक्सीजन है O2, तो O3 बनता है। O3 अनस्टेबल है, तो वो तीसरा जो ऑक्सीजन है एटम, उसको लूज करना है उसको। वो तीसरा वाला जो है ना, वो तो चोर है। वो करता क्या है, वो दिन के अंत आखिर में मतलब 5 बजे के आसपास ना वो निकल जाता है, और फिर जहां भी जाता है वहां डैमेज करता है। फसलों को डैमेज करता है, लोगों का मतलब फेफड़ों में जाता है, और लोगों का स्वास्थ्य अस्थमा के दमा के शिकार हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। 95% जो ये क्रॉपियल डैमेजेस हैं हमारे देश में वो ओजोन की वजह से है। और इस पर काफ़ी स्टडीज़ हुए हैं, खासकर BHU और कुछ कम मात्रा में और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में किया गया है ये। अब ये मतलब 10-20 साल से चल रहा है इस पे काम, और पंजाब में मतलब पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी ने काफ़ी काम किया है इस पे। और इन साइंटिस्टों को मैं जानता हूँ पर्सनली, कई बार मतलब सेमिनार्स और यहाँ वहाँ मिल चुका हूँ उनसे। तो ये निश्चित बात है कि कई सारे पेपर्स हैं इस पे, कई सारे किताबें भी हैं इस पे। तो उनके आंकड़ों से लिया मैंने कि कितना डैमेज होता है, और उसको चूंकि वो पूरे देश में फैल जाता है, इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, मतलब दूर दूर तक जाता है ये ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कि हवा का रफ्तार अगर 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो दिन में ओजोन जो है कम से कम एक समझ लीजिए कि 70-80 किलोमीटर तक जाता है। और 70-80 किलोमीटर तक रिसर्च पेपर्स ये कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों के इर्द गिर्द, दिल्ली, बम्बई वगैरह, तो ये मतलब फसलों को नुकसान करते रहते। पावर प्लांट अगर है तो कम से कम एक 40 किलोमीटर तक नुकसान होता रहता है। और इस पर काफ़ी स्टडीज़ हैं, क्लोरोफिल कंटेंट कितना कम हुआ, लीफ नेक्रोसिस कितना हुआ, स्पॉटिंग कितना हुआ, इस पर काफ़ी स्टडीज़ हैं ऑलरेडी। तो ये, लेकिन ये, और कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्टों ने ये भी कोशिश किया कि पूरे देश में इसका एस्टिमेट निकाले हैं। तो उस आधार पे मैंने उसको अपडेट करके देश में कितना नुकसान हो रहा है, अगर हम लोग देखे जाए ना, अभी मैंने किया ये काम फिर दोबारा, तो ये और 1 करोड़ और 1 लाख करोड़ रुपए बनता है मुआवजा 1 साल का। 1 साल का। तो MSP रेट्स लिया 2019 का, फिगर्स लिया 2019 का प्रोडक्शन, और ये 1 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ 6 फसल लिया मैंने। गेहूं, सबसे ज़्यादा नुकसान गेहूं में है, अप टू 30% क्रॉप यील्ड लॉस है गेहूं में, और खासकर वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में। साउथ में कम है, साउथ में वैसे गेहूं कम भी है, लेकिन चावल में इतना नुकसान नहीं है। लेकिन कपास, सोया, फिर मकई और एक फसल है, 6 लिया।
अगर पूरे क्रॉप्स ले लेते हैं तो ये 1 लाख से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा फिगर। अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, लेकिन इसके कोई आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि आंकड़े जो हैं कहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर कोई लोकल स्टडीज़ हैं 2-4, तो उस 2-4 स्टडीज़ को लेके फिर हम लोग पूरे भारत के एस्टिमेट निकाल सकते हैं। अब उसके अलावा ये प्रदूषण के वजह से बिल्डिंगों पे असर पड़ता है। मेरा कंप्यूटर यही है ना, हाँ। पूरे बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर जाते हैं एसिड गैसेस की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। उसके अलावा ये एसिड गैसेस की वजह से पानी, जहाँ भी तालाब या नदी वगैरह, वो एसिडिफाई होते हैं, और एक बार अगर एसिडिफाई हो गया तो वहाँ जो भी जीव जंतु हैं, जैसे कि मछली या वहाँ पे जो मॉलस्क्स होते हैं जिसको बेंथिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है उसमें। यानी कि जो मछुआरे होते हैं ना, उनके लाइवलीहुड पर नुकसान होता है। तो ये अगर पूरे इस पे स्टडीज़ नहीं है ठीक ढंग से, इसको मतलब एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे भारत में इतना नुकसान हो रहा है कहने के लिए, तो इसका मुआवजा एक मिनिमम 1 लाख करोड़ तो पकड़ ही लीजिए। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि दिल्ली वाले तो रोते हैं कि पराली जलाने की वजह से हमारे पूरे प्रदूषण ज़्यादा होता है। मेरा एक ही सवाल है, सबूत कहाँ है इसका? तो इसमें 5 स्टडीज़ उन्होंने मतलब दिल्ली के वायु प्रदूषण के बारे में 5 स्टडीज़ उन्होंने किया है। अब ये 5 स्टडीज़ में मतलब 3 स्टडीज़ मैंने पढ़ लिया, और उसमें से कुछ स्टडीज़ मेरे दोस्तों ने ही किया है, लीड ऑथर्स जो हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, उन्होंने किया है। अब 2 उन्होंने मतलब मेथड्स इस्तेमाल किया। एक मेथड में ऐसा है कि भाई जलाने से या पूरे प्रदूषण जो बन रहा है उसका मतलब हिसाब करना, कितना निकल रहा है, और फिर वो मीटीरियोलॉजी मतलब जो वायु है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है और कितना मतलब पहुँचेगा दिल्ली, वो मॉडलिंग करके निकालते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि भाई पंजाब और हरियाणा में जो पराली जला रहे हैं उसका इन्वेंटराइजेशन मतलब उसका हिसाब आपने किया है क्या? इस स्टडीज में नहीं किया, ठीक है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि दिल्ली के धूल को पकड़ के मशीन में, जिसको कहते हैं हाई वॉल्यूम सैम्पलर या ऑटोमेटिक सैम्पलर्स में पकड़ के उसको एनालाइज करते हैं कि उसका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, और उससे वो ग्रेन हर एक धूल जो है एक एक सोर्स से जो आता है ना, उसका एक डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप जानते हैं ना क्या है? नहीं जानते। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये है कि आपका या मेरा शरीर को लेके या कोई भी एक अंग को लेके या छोटा सा स्लाइस को लेके फिर उसमें आप सागर धारा हैं करके एग्जैक्ट उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वहाँ से मतलब पता लगा सकते हैं साइंटिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो हैं। तो उसी प्रकार से सागर जो है फलाने माँ और फलाने बाप से हुआ है करके निकाल भी सकते हैं, अगर मेरा माँ और मेरा बाप का डीएनए फिंगरप्रिंट है तो। उसी प्रकार से धूल का भी फिंगरप्रिंट होता है। पावर प्लांट का अलग, रोड डस्ट का अलग, फिर पराली जलाना उसका अलग वगैरह। तो दिल्ली का धूल को पकड़ के मतलब उसका सैम्पलिंग करके उसको मतलब केमिकल एनालिसिस करके मैं निकाल सकता हूँ कि कितना पराली जलाने के वजह से है, उसमें कितना पावर प्लांट से है, कितना कंस्ट्रक्शन से है, कितना यहाँ वहाँ से। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि भाई नोएडा में अगर मैंने जलाया पराली और पंजाब में जलाया तो ये मेथड जो है फ़र्क दिखाई नहीं देगा आपको ये नहीं पता कि वो पंजाब में जला या नोएडा में जला। तो मेरा कहना यह है कि ये पूरे स्टडीज़ जो हैं
कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये कहना कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में जो पराली आपने जलाया उसके वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। कहने का मतलब क्या कि जो ऑर्डिनेंस उन्होंने निकाला कि 1 करोड़ रुपए फाइन और 5 साल जेल, ये गैर कानूनी है। अब उसको वापस ले लिया उन्होंने, लेकिन इस पर केस चलाना एक वापस ले लिया ना। नहीं लिया तो वैसे मान्य है, डिमांड में मान्य ही ले ली। ना अभी वापस नहीं लिया। नहीं लिया तो बढ़िया, वो सिर्फ बात ही हुई है। बात ही हुई है ना, ठीक है। रिटर्न में कुछ नहीं तो आया अभी तक। इस पे केस लगा सकते हैं कि ये गैर कानूनी है और इसको कानूनी भाषा में कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, मतलब ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज है करके। क्यों? इसका अगर वापस ले भी लेते हैं, इसका महत्व इसमें है कि आइंदा ऐसे बिना कोई एविडेंस आप इस प्रकार के कानून नहीं बना सकते। ये बिना एविडेंस वाला कानून है। तो कल रात को भी मैं एक दोस्त से बोल रहा था, तो अब ये नोट्स लिखने के बाद कई सारे लोग जो मुआवजा के बारे में उन्होंने बोला तुरंत आप या तो एनजीटी में जाओ, फाइल करो कॉम्पेंसेशन के लिए, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके कॉम्पेंसेशन के लिए मांगो करके। दूसरी बात यह है कि जो मेरे प्रोफेशनल दोस्तों से बात कर रहा था मैं, तो वो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई मुकेश खरे IIT दिल्ली का है, आजकल वो हेड है NCR रीजन का एयर क्वालिटी के मामले के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं मुकेश शर्मा से बात करूं। मुकेश शर्मा को जानता हूं, वो IIT कानपुर का स्टडी उसका लीड ऑथर था, लेकिन मुकेश खरे को जानता नहीं हूं मैं। वो मेरे दोस्त ने कहा मैं मुकेश खरे से मतलब बात करता हूं, आप एक RTI डाल दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भेज दीजिए कि भाई किस आधार पे ये आपने ठहराया कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है करके। RTI मिलने के बाद, RTI के मतलब उत्तर मिलने के बाद सीधा कोर्ट जाओ, बोलो कि भाई बिना सबूत उन्होंने ऑर्डिनेंस मतलब ये ऐलान किया, रद्द कर दो इस चीज़ को। अब ये कॉम्पेंसेशन केसेस और पराली जलाने वाले केसेस में मैंने जो एक काफ़ी पहचान वाले और मशहूर सुप्रीम कोर्ट, हाँ जैसे कि कोई पराली जलाने से रोके, हाँ, एक तो उस पर होगा कि किसान पराली जला रहे हैं, वो सही अच्छी बात तो नहीं है, वो मैं भी मानता हूँ, ठीक है, उसके लिए और सोल्यूशन है। हाँ, वो एक तो ये है कि भाई क्यों जला रहे हैं, वो खुद अपने आप जला रहे हैं या परिस्थिति के वजह से जला रहे हैं। मेरा समझ ये है कि परिस्थिति की वजह से जला रहे हैं, क्योंकि पंजाब में एक कानून है कि आप जून 20 के पहले वो ग्राउंड वाटर नहीं ले सकते हैं, सही है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, और फिर इसलिए जो हार्वेस्टिंग होता है वो लेट हार्वेस्टिंग होता है पैडी का, और वीट का जो बोना जो है वो जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि अब समर तो जल्दी आने लगा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये फार्मर का फॉल्ट है या सरकार और परिस्थिति का प्रॉब्लम है? पहली चीज ये है। लेकिन जब कोर्ट जाएंगे ये सब आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट ये करेंगे कि आप एविडेंस दो कि ये वहां से है करके। बिना एविडेंस कैसे आप मतलब कानून बना सकते हैं? ये सिर्फ यहां के लिए नहीं, बल्कि आइंदा इस प्रकार के गलत काम मत करना। हाँ, तो ये तीनों चीजों पे कम से कम मैंने एक लॉयर से बात की और वो तुरंत तैयार है इस केस को। बस सरकार इसमें क्या अल्टरनेट दे? किसमें? मशीन तो वो मशीन तो एक बना दिया ना। सी असल में इस एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है भाई। दक्षिण भारत में तो खाते हैं जानवर, हाँ, पराली। अब यहाँ पे जो वैरायटी है आप जो लगा रहे हैं पंजाब हरियाणा में, वो ऐसे वैरायटी है जो जानवर नहीं खा रहे हैं उस चीज़ को, और कंबाइन हार्वेस्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंबाइन हार्वेस्टर जो है ऊपर से काटती है, ठीक है। तो उसके वजह से आप अगर तुरंत उसको निकाल देना है तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है ना कि नीचे से काटो और उसको मतलब वापस धरती में डाल दो, वो बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि फिर
धरती का भी न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ जाएगा। किसान तो इस पे तैयार नहीं होता। हाँ, किसान तो इस पे तैयार ही नहीं होता। नहीं अभी तो हो रहा है सब। ये 2 लाख करोड़ यहीं पे, और ये जो है जाके ये ठहराना, ये कानून जो आपने बनाया ये गलत कानून है भाई। उल्टा दिल्ली पे कानून क्यों नहीं बना कि जो नुकसान आप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल से हाँ वो नुकसान कर रहे हैं ना आप, तो दिल्ली के हर एक नागरिक पे फाइन लगा दो और जेल में डाल दो, क्यों नहीं? तो सवाल यह है कि जो ट्रीटमेंट हुआ है किसानों का और दिल्ली के नागरिकों का, इसमें आपको मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। यहाँ कहाँ इक्वालिटी है? इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। ये कानून तो अभी आया इस लॉ में कि 1 करोड़ फाइन वाला। पहले इसमें ये है कि कोई अधिकारी जाए, अगर ज्यादा मिलता है तो फटाफट पिटिशन बना के इस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, ये तो हम कर देंगे। हाँ, ये है ऑफेंसिव बैटल के एक छोटा हिस्सा जो रूलिंग क्लास ने भी तय किया होगा ना कि पहले डिफेंसिव। तो 3 डिमांड निकल आते हैं उसमें से, फिर 4 और 5 बताऊंगा आपको। अब इसको चौथा डिमांड, ये तो तुरंत हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस पर जरूर लिख सकते हैं, लोगों में प्रचार कर सकते हैं, और इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट को बुला के उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। ये है अनइक्वल एक्सचेंज कृषि क्षेत्र के बीच में और इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्षेत्र के बीच में। अब कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में 2 इक्वेशन होते हैं, एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो ऊर्जा के बैलेंस करता है, और दूसरा है एक इकोनॉमिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये कृषि क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। अगर एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में लिखूं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो जो ऊर्जा मैं इसमें खर्च करता हूं ना, उतना ऊर्जा मुझे वापस यहीं पे बैलेंस हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। साइंस में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, इसमें 2 राय तो नहीं है, इसको किसी ने डिस्प्रूव अब तक नहीं किया है। तो अगर मैं 100 यूनिट ऊर्जा, जिसको कहते हैं 100 यूनिट जूल इस्तेमाल किया, तो 100 यूनिट जूल वहां पे आ जाना चाहिए। अब उसी प्रोसेस को मैं अगर इकोनॉमिक इक्वेशन निकालूं, तो अगर 1 जूल 1 रुपए है, समझ लीजिए, तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि मैं 100 रुपए नहीं, इसको ऐसे करूंगा कि अंत में यहां मुझे मिलता है सिर्फ 50 रुपए। क्यों? क्योंकि जो सूरज की ऊर्जा है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो अगर ये 100 जूल में 50 जूल सूरज के ऊर्जा है, और बाकी 50 जूल जो है वो या तो डीजल, ना तो बिजली, ना तो जो लोग काम करते हैं, या भैंस या गाय काम, या और कुछ मतलब काम किया जाता है, वो 50 यूनिट है। तो ये 50 यूनिट जो सूरज से आता है, ये काउंट किया नहीं जाता मूल्य में, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है। इसको खेती वाले क्षेत्र में, खेती वाले क्षेत्र में। अब औद्योगिक क्षेत्र में क्योंकि वो तेल या कोयला या गैस इस्तेमाल करते हैं, या सोलर एनर्जी भी कॉस्टेड एनर्जी है, मतलब पीवी पैनल के थ्रू, ठीक है। तो वहां पे होता क्या है कि अगर 50 यूनिट आपने इनपुट किया, आपको 50 यूनिट यहां भी मिलता है,
मूल्य में और ऊर्जा के इक्वेशन में। लेकिन यहां पे चूंकि सिर्फ 50 यूनिट काउंट किया जाता है प्रोडक्ट में, वो बाकी जो 50 यूनिट काउंट किया नहीं जाता, तो औद्योगिक क्षेत्र जो है कम ऊर्जा देती है एक्सचेंज में। क्या क्या एक्सचेंज होता है भाई? जो कृषि क्षेत्र है वो धान वगैरह देती है औद्योगिक क्षेत्र को, और औद्योगिक क्षेत्र ट्रैक्टर, फार्म मशीनरी, बिजली, ये सब देती है कृषि क्षेत्र को। तो कृषि क्षेत्र 50 यूनिट देती है और 100 यूनिट ऊर्जा यहां से लेती है। इसको अनइक्वल एक्सचेंज करता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो कृषि क्षेत्र जो है वो बैकवर्ड ही रह जाएगा जब तक इस इक्वेशन को आप दुरुस्त नहीं करते। तब तक हर एक देश जो ज्यादा ऊर्जा पे निर्भर है वो परमानेंटली जो विकसित देशों के तुलने में बैकवर्ड रह जाएगा। कहने का मतलब क्या है इसमें कि जिस ऊर्जा के तरफ हम लोग जाना चाहिए एक सतत समाज होने के लिए या सस्टेनेबल सोसाइटी होने के लिए, वो है ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा। पूरे इकोनॉमिक्स जो है वो उल्टा दिशा में हमें ले जा रही है। एग्रीकल्चर में कर रही है ना उसका? नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है, हवा जो हम लोग फेफड़ों में लेते हैं उसका मूल्य नहीं है, ठीक है? हवा के बिना आप रह भी नहीं सकते। उसी प्रकार से जो सूरज से ऊर्जा मिलता है, अगर सतत होना है हमें, तो हमें ऐसी ऊर्जा की तरफ जाना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सनलाइट है। लेकिन सनलाइट का कोई मूल्य नहीं है। तो हम लोग करते क्या है कि एक उदाहरण दूंगा आपको। कई साल पहले एक एक्टिविस्ट मेरे घर आई थी सुबह 6 बजे ट्रेन उतर के। तो जैसे ही मुझे फ़ोन की तो मैंने नीचे गया उसको रिसीव करने के लिए। तो मैंने जैसे ऑटो वाले जा रहा था तो मैंने पूछा कितना दिया? 100 रुपये रेलवे स्टेशन। अरे भाई आपने 3 गुना ज़्यादा दिया। ऑटो वाले ने क्या किया कि पूरा हैदराबाद घुमा के फिर हमारे घर ले आए। क्यों? क्योंकि जितना वो ऊर्जा खर्च करता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट उनका बनता है कि नहीं? हाँ, तो जितना ऊर्जा मतलब इस्तेमाल करते हैं उतना आपका नफ़ा ज़्यादा होता है। तो अगर कॉस्टेड एनर्जी है, मतलब कोयला, तेल वगैरह, जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, आपका उतना नफ़ा बढ़ जाता है। लेकिन अनकॉस्टेड एनर्जी, सूरज की ऊर्जा जो है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं आप, तो आपका नफ़ा बढ़ता नहीं है। ये तो लाई इकोनॉमिक्स का। हाँ, ये तो इकोनॉमिक्स का लाई है। जैसे कि हाँ, हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हाँ, उसका कोई मूल्य नहीं। हाँ, और थोड़ा सा सोने का इतना ज्यादा मूल्य है। हाँ।